नमस्कार साथियों ये क्लास 9 का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों उसमें का कुछ पार्ट बच गया था, जो पार्ट था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, उसमें का कुछ पार्ट है। आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। क्या लिखा है? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी फ्रांस की स्थिति उस समय एकदम सी बेकार थी, इतना बेकार थी कि पूरी दुनिया फ्रांस की ओर ध्यान लगा के बैठी थी। फ्रांस वाले कर क्या रहे हैं। एक ऐसा राजा जो अपने भोग विलास की ज़िंदगी जीता था और एक ऐसी रानी जो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी। पूरी जनता परेशान थी। परेशानी का कारण था भूखमरी, गरीबी, असंतोष और अर्थव्यवस्था फैली हुई। पूरी दुनिया उसकी ओर निगाह करके देख रही थी फ्रांस में क्या हो रहा है। वहाँ के लोगों ने क्रांति किया, वहाँ के राजा और रानी को मार दिया। राजा को 3 साल बाद और उसके बाद से रानी का भी वही हश्र किया। उसमें का जो कुछ पार्ट बचा था, आइए बिना देरी के हम उसको स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यानी वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, उसने देश के मतलब क्या करता है ना, देखिए संविधान पर हस्ताक्षर तो कर देता है, लेकिन जनता को पता नहीं होता है कि हस्ताक्षर किया है तो इसमें झोल भी कर दिया है। इसने आसपास के जो राजा थे ना, गुप्त संधि कर लिया था। इसने गुप्त संधि करके एक प्रथा चला दिया था। क्या किया था? गुप्त संधि करके एक प्रथा चला दिया था ना, कि लोगों को पता नहीं चलेगा। और पूरे देश के आसपास के लोग चिंतित थे, पूरी दुनिया चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? क्योंकि इसने ना राजतंत्र हटा के और लोकतंत्र की स्थापना करने पर हस्ताक्षर कर दिया था। लिखा है 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी इस संधि में ऐसा था कि हम तो ऐसा कर देंगे, लेकिन क्या करना है आपको? इसमें सेना भेजना है ताकि हम लोकतंत्र को कुचल सकें। लेकिन अब तक इस योजना पर अमल होता अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली ने प्रूसिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली एक सभा होती है, इसने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, जब युद्ध की घोषणा कर दी तो लोगों की ना संख्या ज़्यादा जुटने लगी, खासकर युवकों को। क्यों? सेना में जाने के लिए, सेना में जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, और वहाँ पे भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। ठीक है, आगे क्या होता है? सब लोग जुट जाते हैं। किस लिए जुटते हैं? अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए सारे लोग जुटते हैं। और जुटने के बाद से क्या होता है कि वहाँ पे भगदड़ टाइप की स्थिति हो जाती है, पूरे लोग परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद से राजा के खिलाफ फिर से विद्रोह होना शुरू हो जाता है। मतलब एक तो सबसे पहले जब कोई भी लड़का सेना में जाता है ना, तो उसके अंदर देशभक्ति ज़्यादा होती है। इन लोग के अंदर ना होठों पे भी देशभक्ति एकदम से कूट कूट के भरी हुई थी अपने देश के लिए। इसी में एक मार्शल आता है, कहा गया उनमें एक कवि राजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले, यानी मार्सिले ना फ्रांस का राष्ट्रगीत बन जाता है, राष्ट्रगान बन जाता है आगे चल के। यह पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। यानी देश में, किसी भी देश में जब लड़ाई लगती है तो उसके लिए कुछ गान की भी जरूरत पड़ती है, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, लोगों को उत्तेजित करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, मार्सिलेस ने ना एक कहाँ का राष्ट्रगान बन गया है? फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। लिखा किसने था? राजे दी लाइन। किसने लिखा था? राजे दी लाइन ने। लिखा है क्रांतिकारियों ने युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई। क्या है? क्रांतिकारी युद्धों से जनता को क्या हो रहा है? भारी क्षति हो रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है? भारी क्षति हुई। और उसके बाद से आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। आर्थिक कठिनाइयां किसको झेलनी पड़ेगी आप बताइए? कहीं भी युद्ध होगा तो मारे पुरुष जाएंगे, महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा, निकलने के बाद से अपना रोजी रोटी और बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को। लिखा है रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पे आ पड़ी। सही है। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना, अगर एक माँ है ना, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर सकती है, लेकिन एक पिता के ऊपर अगर माँ नहीं है, बच्चे की पालने की जिम्मेदारी आ जाए तो हालत खराब हो जाता है। तो एक माँ अपने बच्चे को कैसे भी पाल सकती थी। और उसमें मेन मुद्दा क्या था? आधे से मतलब ज़्यादा जो फ्रांस वाले थे इतना कमीने थे कि हमेशा सबसे लड़ते रहते थे। जब सबसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, मारने के बाद युद्ध में क्षति होगी, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ होगी। आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सब डावाडोल हो चुकी थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे? महिलाएं आगे आई और क्या की, अपना बड़े संख्या में हिस्सा ले रही हैं। वो लोग भी लड़ाई लड़ रही हैं और अपना फैमिली चलाने के लिए कुछ कर रही हैं वहाँ की महिलाएं। ठीक है, आगे है एक कॉन्वेंट। कहाँ गए हम लोग? क्लबों में मतलब कुछ लोग जमा हो जा रही है। महिलाएं अमीरों के खिलाफ क्या कर रही हैं? क्या लिखा है?
1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। क्या हो रहा था, मतलब एक संविधान जो था जो 1791 में पारित हुआ था उसमें सिर्फ अमीरों को ही फायदा मिलने वाले था, गरीब लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो क्या कर रहे हैं ना, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग इकट्ठा होते थे, सरकारी नीतियों और अपनी योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब एक ऐसा जगह जहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपनी मंत्रणा करते थे कि देश को कैसे चलाना है। ठीक है, आगे है जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेब के नाम पर पड़ा। किसके नाम पे पड़ा था, भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेब्स। किसके नाम पे, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेब्स के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। यानी सारी कार्य की योजनाएं वहीं से शुरू होने लगी, सारी कार्य की योजनाएं वहीं से शुरू होने लगी थी। बंद कर दो। ठीक है, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। महिलाएं भी एगो अपना क्लब बना ले रही हैं। इस अध्याय के 4 खंड में आप उसकी गतिविधियों की मांगों के बारे में जानेंगे। 4 गो खंड में है, 4 खंड में बताया गया है कि उस क्लब में क्या क्या नीतियां थी। पहला है जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे समाज के किस हिस्से से आते थे, कमजोर हिस्से से आते थे। ठीक है, दूसरा है इसमें है, आगे है इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे कौन कौन आते थे, छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उसका नेता मार्सिलियन रोबेस्पियर था। कौन था उन लोग का नेता, मार्सिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ये लोग कपड़ा एक पहनते थे, कौन सा कपड़ा था, कौन सा कपड़ा पहनते थे ये लोग, धारीदार, कहाँ गए हम लोग, दिहाड़ी मजदूर था। में से जैकोबिन क्लब के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था। जो कौन कामगार थे, गोदी। ठीक है, ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले, विशेष घुटना पहनने वाले कुलूनी से खुद को अलग करने के लिए किया। जैसे ये लोग अपना एगो कपड़ा पहन रहे हैं ताकि हम लोग अलग रहे, पहचान आ जाए हम लोग को भी हम ही लोग हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज है, एक महिला है जो हाथ में कुछ ली हुई है, लिखा है नानी वाले लिबर्टी, स्वतंत्रता। इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की है। यह महिला किसी कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाओं के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता की नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी पहले ना नारियों को घूमने नहीं दिया जाता था, इतनी आज़ादी नहीं थी। इसके बाद से एक कोई क्या है लिखा है, नानीवाल वाले लिबर्टी, यानी कोई एक ऐसा चित्रकार आता है जो एक चित्र बनाता है कि महिलाओं को भी आज़ादी और अपना जीवन जीने का हक है। तो इस तरह से महिलाओं ने घर से बाहर आना शुरू किया, अपना फोटो शूट कराना शुरू किया। नहीं तो महिलाओं तो सिर्फ क्या थी, राजा के लिए भोग विलास की जिंदगी जीने की एक माध्यम थी या एक पहेली थी। आगे क्रियाकलाप में कुछ लिखा है, क्रियाकलाप में लिखा है इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा था। लाल टोपी, टूटी हुई जरीर, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिड समानता का प्रतीक है। क्या है ये, जो भी है, लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों की बर्छीदार गट्ठी, अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी ये जो महिला ली हुई है, शायद इसी में है, ये जो टोपी ली हुई है, बर्छी ली हुई है, ये अधिकारों का घोषणा पत्र ली हुई है। इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि इन सबको, मतलब इनको अपना जीवन जीने का अधिकार मिला है। सब कुछ क्या है, पिरामिड की समानता का प्रतीक है। इन लोगों को एक समान अधिकार मिल गया। आगे है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्राप्ति, इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमसे पूछा गया है। तो क्रियाकलाप तो हम लोग को करना नहीं है, आगे आते हैं हम लोग। लिखा है जैकोबिन क्लब को 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। जैकोबिन क्लब को किस क्लब के नाम से जाता था, 100 कुलात के नाम से।
ये और उसके लिखा है बिना टोपी वाले 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। यानी जो टोपी था इनका लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक था। आगे लिखा है लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जो चित्र दिखाया गया उसमें बाद में महिलाओं को पहनने का भी अनुमति मिलता है। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन क्लब ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। मतलब ये लोग जब अकाल पड़ता है तो एक क्या करते हैं, विद्रोह की योजना बनाते हैं। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियल के महल पर धावा बोल देते हैं। किस महल पे? ट्यूलेरियल के महल पे 10 अगस्त की सुबह में धावा बोलते हैं। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया। राजा को मारते हैं, राजा के रक्षकों को मारते हैं और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाते हैं। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव दे दिया। अच्छा, तो तब हुआ जब शाही परिवार राजा के परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया और आर्डर दे दिया गया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष चाहे उसके पास संपत्ति हो या न हो मतदान का अधिकार दे दिया गया। 21 वर्ष से ऊपर वाले के सभी को मत देने का अधिकार दे दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। यानी इसमें से इन लोग को एक नया किरण दिखाई दे रही है। अब आगे देखिए लोग क्या करते हैं। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या करते हैं लोग? नवनिर्वाचित असेंबली का नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया? नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया जा रहा है? कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। कब राजतंत्र का अंत हुआ? 21 सितंबर 1792 को। आगे लिखा है फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो क्या होता है 1792 के बाद यहाँ पे चुनाव होता है, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे। आगे लिखा है लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उस जगह का नाम क्या था? प्लेस डी ला कार्ड, प्लेस डी ला कार्ड। आगे लिखा है उसका मतलब फांसी की सजा कब हुई? 21 जनवरी 1793 को। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। मैं बताया था कुछ दिन पहले ही जब ये पहला पार्ट था कि राजा को एक पूरे सार्वजनिक जगह में ना गर्दन खींच के फांसी दी गई थी और ऐसे नहीं पहना के कुछ नहीं पहनाया गया, मारा गया, गर्दन टूट गया था। ठीक है, और उसके बाद से रानी का भी वही हश्र हुआ क्योंकि इन लोगों ने ना पूरी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी बिताई थी। आगे क्या लिखा है? आतंक का राज, आतंक का राज लिखा है। 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। किसके काल में? फ्रांस के क्रांति में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड नीति की सख्त नीति अपनाई। वहां का सम्राट कौन बन रहा है? रोबेस्पियर नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाता है। आगे क्या करता है? उसके हिस्से से गणतंत्र के जो शत्रु थे कुलीन और पादरी अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य उसकी कार्यशैली से असहमति बनाए रखने वाले पार्टी सदस्य। अब बताइए कोई चोर है, हमेशा चोरी किया है, उसको बोल दिया जाए साधु बनने के लिए तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत समय लगता है। अब मान लीजिए कुलीन और पादरी वर्ग वाले जितना आतंक मचाए थे, जितना ऐश किए थे, तो इन लोग को दुख हो रहा था। ठीक है, इसके खिलाफ हो गए थे लोग। लिखा है ना उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये क्या करता है? रोबेस्पियर ने सबको उठा के जेल में डाल दिया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया। क्या किया गया? एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनकी सिर कलम कर दिया जाता था। इसीलिए बोला है कि आतंक का राज। रोबेस्पियर ने फ्रांस की जनता के लिए तो सही किया, लेकिन पूरे तरह से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय रूप से तो ये सही नहीं था। किसी का सर कलम करवा देना या फिर एक ही बार तुरंत फांसी की सजा दे देना, तो ये उचित तो नहीं था। लिखा है गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। मैं बताया सिर को कलम कर देना, इन सिर को काट दिया जाता था। तो क्या किया जाता है? हम लोग देखे होंगे फिल्मों में, दुबई ऐसे होता है, मूविया में हम लोग क्या सिरवा रख के मारते हैं, खत्म। बस यही काम करता था। शायद हम लोग भी उन्हीं लोगों से सीखे होंगे क्योंकि तो बहुत पहले की बात है ना। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पे पड़ा। डॉक्टर गिलोटीन ने इस मशीन का आविष्कार कर दिया। आदमी को सुता के गर्दन काटने वाला इसके नाम पे पड़ गया। सभी चलाए किसके खिलाफ गया था? तो देखिए ये कौन कौन थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों के खिलाफ। अरे बड़ा आतंक मचाए थे। जापानियों का हाल है, जापानिया भी कम हरामी थोड़ी थे। वो तो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को भी मंजूर वही जो था वो हो गया। नहीं तो जापान पूरी दुनिया में सबसे लतखोर अगर किसी ने आतंक मचाया था, एकदम आतंक का माहौल था, तो ये जापान के लोगों ने किया था।
हमने पढ़ा है कि उस बुक में लिखा था कि जापान के लोग ना पूरी दुनिया के लोगों को जबरदस्ती बोलते थे कि मतलब इनका जहां भी राज था, अगर जापानी नहीं बोलोगे तो मार देते थे। चूंकि हम लोग भी तो गुलाम रहे ना, हम लोग तो बड़ा गुलाम रहे, कितना मान लीजिए 80-79 साल से गुलामी की जंजीर को तोड़े हैं हम लोग। इसके पहले तो हम लोग भी गुलाम थे। अगर अंग्रेजवा ये करते सब कि बोलते कि ना तुम लोग भी अंग्रेजी बोलो नहीं तो मार देंगे, तो पूरी दुनिया साफे हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, राज किया, आतंक मचाया, अलग का मैटर है, लेकिन जबरदस्ती भाषा तो नहीं बुलवाए। जापानी क्या करते थे, जबरदस्ती भाषा बुलवाते थे। जो जापानी भाषा नहीं बोल पाता था उन लोग का गर्दन काट दिया करते थे या फिर दीवार में चुनवा दिया करते थे। वो भी अलग टाइप से क्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोदने के बाद से क्या करते थे, सीमेंट बालू ला के उसको भर देते थे और सर को ऊपर से छोड़ देते थे, बस तड़प के मर जाते थे लोग। इतना आतंक किए थे ना जापान वाले, या फिर सर को काट के लेके घूमते हुए पार्टी में लेके चले जाते थे। ऊपर वाला भी नहीं देखा और इतना बेकार हश्र अमेरिका किया कि धीरे धीरे फिर से जापान जाग रहा है। तो क्या होता है, अगर कोई भी आदमी आतंक मचाता है तो उसका भी एक दिन आ ही जाता है कि उसको भी जाना है। क्या किया था इन लोगों ने, जितने ही लोग आतंक मचाए थे, कुलीन और पादरी वर्ग के लोग, इन सबको तहस नहस करना शुरू कर दिया। रॉबिनस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। क्या कर रहा है, एक ऐसा कानून बना रहा है कि मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिले और अधिकतम सीमा तय करता है। गोश्त व पावरोटी की क्या है, राशनिंग कर दी गई। गोश्त यानी मीट, जो मांस हम लोग खाते हैं, उसका और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई, घर घर पहुंचाया जाने लगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी क्या करता है, ये 2-3 साल तक शासन अपना ठीक चलाता है, इसके बाद से फिर इसने भी किसानों पे जुल्म ढाना शुरू किया, फिर इसको भी हटाया जाता है। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सफेद जो आटा था महंगा, उस पर रोक लगाया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और क्या है, बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समान रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उस टाइप की रोटी अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। बोले है ना, 2 साल तक एकदम अच्छा शासन चलाएगा, उसके बाद से ये भी मतलब थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, फिर बाद में इसको भी हटा दिया जाता है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान देते हैं। लिखा है स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है, 2 परस्पर विरोधी विचार। इसमें न क्या है, 1793 में यह लिखा कि इसके कुछ दिनों बाद आतंक का राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। किसे फांसी दे दी जा रही है, क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमालिन्स को। किसको, क्रांतिकारी एक पत्रकार होता है कैमिल डेसमालिन्स, उसको दे दी जाती है। उसके बाद लिखा है कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की आवश्यकता से गुजरना पड़ता है। ये सही है, एक तरह से सही भी लिखा है कि स्वतंत्रता क्या है, एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ता है। आगे लिखा है पर सत्य कुछ और है, स्वतंत्रता सुख शांति और विवेक है, समानता और न्याय। चूंकि ये अपना विचार दिया है, इन्होंने 2 पार्ट में लिखा है, स्वतंत्रता सुख है, शांति है, विवेक है, समानता और न्याय अधिकारों की घोषणा पत्र है। लेकिन ऊपर वाला पार्ट भी सही था। चूंकि हम लोग इसको क्रियाकलाप तो करना नहीं है, आगे हम लोग चलेंगे। बहुत ज्यादा आगे लिखा है ना, इसमें संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मार्क्सिस्ट यानी महाशय एवं मदान महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक और सितोइन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबिनस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब इतना अच्छा शासक जो फ्रांस की जनता में एक ही बार जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो आता है, लगता है कि फ्रांस के लोगों के लिए मसीहा है, लेकिन अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उसकी नीतियां अपने ही लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक है, अंततः 1700 क्या लिखा है, 1794 न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन इसे गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। कि किसको चढ़ा जाता है, रॉबिनस्पियर ने अपने नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः 17 जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया जाता है, गिरफ्तार करके उसे ही अगले दिन गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। यानी रॉबिनस्पियर को भी फांसी या फिर बोले गर्दन काट की सजा दे दी जाती है और ये भी मर जाता है। लोगों के लिए तो अच्छा काम करता है, लेकिन उसके खिलाफ जब अपने ही आदमी उसके खिलाफ हो जाते हैं तो उसे भी सजा हो जाती है। तो इसीलिए 2 साल जो 2 साल था उसको क्या बोला गया था, फ्रांस एवं आतंक का काल बोला गया था ना, 1793 से लेकर 1794 तक। ये इसको देखते हैं, थोड़ा सा चित्र देख के चलेंगे। लिखा है डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब इसमें क्या होता है, बाद में जैकोबिन क्लब सरकार का पतन हो जाता है, उसके बाद से मध्यम क्रम
संपन्न तरीके से सत्ता के पास आती है, फिर बाद में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इसको अपने सत्ता में चलाते हैं। पूरा किताब वैसे नहीं पढ़ना है। क्या लिखा है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? देखिए लिखा है ना, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। यानी महिलाओं ने, मैं आपको बता चुका हूं कि महिलाओं ने क्या किया था, 12 घंटे से 8 घंटे काम को करवाया, बाल बाड़ी की व्यवस्था की, लकड़ियाँ जो नहीं छूने दिया जाता था उसके लिए फाइट किया, संघर्ष किया महिलाओं ने। तो बहुत क्या की थी, लोग सक्रिय रूप से शामिल थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी शासन को उनकी जीवन सुधारने में ठोस कदम उठाएगी। यानी तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो लोग भी अधिकांश महिलाएं ही थी। इन लोगों ने आगे लिखा है, इसमें कुछ लिखा है, आ गया, वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुनाई करती थी, मतलब अपना परिवार चलाने के लिए जब लोग मार दिए गए थे तो कुछ कर रही हैं। फल फूल सब्जियां बेचती थी तथा अन्य संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। महिलाएं वहां पे क्या कर रही थी, एक तरह से न ऋण की स्तंभ साबित हो रही थी लोगों के लिए। वैसे पूरा बहुत नहीं पढ़ना है हम लोग को, उतना ही पढ़ना है जितना समझ में आ जाए। लिखा है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। क्या था, इसकी प्रमुख एक मांग यह था कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अभी बताया कि वोट देने के अधिकार के लिए भी महिलाओं ने लड़ा था। वहां पे उन लोगों ने बोला कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि वहां पे नहीं था। क्या था, 21 वर्ष से उम्र के लोग, अधिक उम्र के लोग मत दे सकते थे। इसको भी महिलाओं ने क्या किया, बोला कि नहीं हमें भी राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। क्या था, उसके बाद से लिखा है महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय यानी सक्रिय नहीं है, आप किसी वोट देने का अधिकार आपको नहीं है, सिर्फ पुरुष देंगे। आगे लिखा है महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। महिलाएं काफी होशियार थी, वो लोग भी बोल रही हैं कि हम लोग भी चुन के जाएंगे और राजनीति में आएंगे। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। देखिए कोई भी स्तर अगर ग्रामीण मुद्दा तभी उठेगा जब गांव से चुना हुआ नेता आगे जाए। महिलाओं को लगा कि महिलाएं आगे जाएंगी तभी महिलाओं को क्या क्या समस्या है इसके बारे में महिला आगे जाके बताएंगी। बाद में क्या किया जाता है, महिलाओं को मर्दों के समान ही अर्जी देने का अधिकार दे दिया जाता है। कलाकार बन सकती हैं, घूम सकती हैं, व्यवसाय कर सकती हैं। फिर लिखा है राजनीतिक अधिकारों के लिए उसके बाद भी महिलाएं नहीं मानती हैं, बोलती हैं कि पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसके लिए महिलाएं फिर से क्या कर रही हैं कि संघर्ष कर रही हैं। इसमें लिखा है महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक के राज के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू कर दिया था। जो उस समय क्या चला था, 1793 से 1794 के समय महिलाओं को मतलब फिर से घूमने उमने की आज़ादी हटा दी गई थी। आगे लिखा है, क्या लिखा है, रोलम्प दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार है। औरत जन्मजात स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। इसने महिलाओं के लिए आवाज उठाई और महिलाओं को बोला कि आप लोग जन्मजात स्वतंत्र हैं, महिला पुरुषों के समान है। आगे लिखा है कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं को नैसर्गिक अधिकारों पर संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रति रोध का अधिकार। तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब महिलाओं को ही बोलते हैं ना कि महिलाओं को भी इस तरह से आज़ादी होनी चाहिए। ये अपने लेख में लिखते हैं और शायद महिलाओं के द्वारा कुछ तैयार भी किया जाता है। 1793 में ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ज़्यादा। आगे लिखा है दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा के जो कैदी लोग थे जबरदस्ती कैदी बना दिया जाता था या फिर इन लोगों को बेच दिया जाता था, इन लोगों का उन्मूलन कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। फिर से क्या करता है कि इसमें जैकोबिन सुधार कर दिया गया और कैरेबियाई जैसे क्या करते थे ना, यहाँ से लोग अपने नागरिकों को दूसरे देश में भी बेच दिया करते थे। गरीबी इतने ज्यादा थी कि दूसरे देश में भी लोगों को बेच दिया करता था। देखिए इसमें लिखा है फ्रांसीसी सौदागर बर्दे और नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाया करते थे। देख रहे हैं, मतलब ये लोग अपने देश से दूसरे देश में क्या करते थे, गरीब लोगों को बेच देते थे, जहां से वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। महिलाओं को पता नहीं चलता था कि हमारा जो घर से आदमी गया है, लड़ने के लिए गया है, आएगा कि नहीं आएगा। इतना अत्याचार था, इसी के खिलाफ महिलाओं ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। लिखा है 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था, वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था दास श्रम के बल पर। मतलब इतना अत्याचार किया जाता था कि जबरदस्ती आपको जाना है, आप हंस के जाइए चाहे रो के जाइए, आपको अपना फैमिली छोड़ के जाना है, मतलब दूसरे राजा के पास, और वहां पे आपको काम करना है। दास प्रथा चल रही थी। जैसे दास प्रथा तो अपने यहाँ भी चली थी, अंग्रेज लोग पैरों में बेड़िया, हाथों में बेड़िया और गर्दन में बेड़िया बांध के, लेकिन ये लोग बेचते नहीं थे, मार पीट के यहीं पे रखते थे। हम लोग बोल सकते हैं अगर दूसरे
जैसे फ्रांस कंपेयर करें तो अभी अंग्रेज वाले जो चोट्टा थे ना ठीक थे उन लोगों के कंपेयर में। आगे लिखा है असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, लेकिन 1794 में के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? फ्रांसीसी उपनिवेश, यानी उपनिवेश जो फ्रांस के ऊपर राज करने वाले जो सत्ताधारी लोग बैठे थे वो बोल रहे हैं कि 1794 में इन लोग को छोड़ दिया गया। एक ऐसा कानून पारित किया जा रहा है। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। कब हुआ? 1848 में क्या हो रहा है? दास प्रथा का उन्मूलन। इसको याद करिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कब? दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है? 1848 में। कब कर दिया गया? 1848 में इन लोग को दास प्रथा से हटा दिया गया। कितना बार को समय मिनट हो गए? आगे लिखा है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या है? क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, आगे लिखा है क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? मतलब हम लोग से सवाल कर रहा है, इसमें आंसर भी दिया है। 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं या बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। जैसे ही बोल रहा है ना, लोगों को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के समान एक ऐसी प्रथा बनाई जा रही है और लोगों के अंदर तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। क्या थी? सेंसरशिप की समाप्ति थी। प्राचीन स्वतंत्रता के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताबों, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंजित किया जाता था। 1789 के बाद से जब राजा को फांसी उसी दे दी जाती है, उसके बाद से जब ही मतलब उसके पहले की बात है कि ये सब जो भी पास करना था राजा ही पास करता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार दिया। मतलब अब क्या था कि जो चुने हुए लोग थे उसको पास कर सकते थे। आगे लिखा है गांव देहात तक जा पहुंची थी। क्या जा पहुंची थी? गांव देहात तक। इसमें लिखा है परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरें की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से अपने गांव देहात तक जा पहुंची थी। यानी क्या थी? फ्रांस की जनता पूरी रूप से पढ़ी नहीं थी, तो क्या थी उस समय? चित्र उत्र ज्यादा छापे जाते थे। चित्र छापने से मतलब था कि जो अनपढ़ लोग थे वो भी चित्र को देख के समझ जाते थे कि यहाँ क्रांति हुई है या फिर आजादी मिला है, ये हम लोग का झंडा है। और जो लोग पढ़ते थे ना, ऊंचे स्वर में पढ़ के उन लोग को सुनाते थे ताकि उन लोग को भी समझ में आ सके। ठीक है, आगे लिखा है मुट्ठी भर ही शिक्षितों के लिए संभव था। जो लोग शिक्षित थे वो दूसरों को भी पढ़ाते थे। क्या हो गया कुछ? अब सारांश दिया है पाठ का, लगभग हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है। लिखा है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में कौन आता है? एक नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है। उसने पड़ोसियों के यूरोपीय देशों की विजय प्राप्त यात्रा शुरू कर दी। जब ये आता है तो ये भी लगता है लोगों को कि हाँ ये मसीहा का काम करेगा। इसने भी युद्ध करना जारी रखा और इसके बाद भी नेपोलियन का भी वही हश्र होता है जो इसके पहले बुरू वंश के राजकुमार का हुआ, और इसके पहले भी एक राजा का जो हुआ था हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, और उसके बाद से इनका भी वही हश्र होता है नेपोलियन का भी। चूंकि जब बागडोर संभालता है ना अपने हाथों में, तो यूरोप के जितने भी देश थे ना सब देशों से युद्ध करना शुरू कर देता है। अब जब आपको रहना है एक पास, एक ही अगर घर है, सबसे मित्र क्या बोलते हैं शत्रुता कर लीजिएगा तो रहिएगा कहाँ। ये क्या किया था? जहां पे था ना इसके आसपास से इतना दुश्मन पाल लिया, पूरी दुनिया इसको मारने के लिए दौड़ी। वाटरलू का युद्ध होता है, इसको ले जाके एक जगह बंदी बना दिया जाता है। बंदी बनाने के बाद से एक क्या बोलते हैं इसको द्वीप होता है। बंदी बनाने के बाद से इसको ले जाया जाता है। इसमें दिया है द्वीप का नाम, वाटरलू में हार हुई थी इसकी, ये तो दिया है, उस द्वीप का नाम नहीं दिया। चलिए ठीक है, क्या था उस द्वीप के पास इसको ले जाया जाता है। उस द्वीप में इसको बंद कर दिया जाता है। फिर से वहां से ही जो वहां पे द्वीप में जो इसको जेल में कैद करके रखा था, ये पता नहीं कैसे उससे व्यवस्था करके पैसा वैसा दे के बहकावा में लेके फिर आजाद होकर फिर अपने देश में आता है। आने के बाद से फिर सम्राट बनता है, दूसरी बार बागडोर संभालता है, फिर मारता है सबको। मतलब इसका काम था राजा बनना, युद्ध करना, पीटना। पहले ये राजा नहीं था, साधारण परिवार से आता था।
अब क्या करता है, वाटरलू का युद्ध जो एकदम खतरनाक युद्ध होता है, इसको उसमें हार मिलती है और उसके बाद से बाकी हिस्सों में लोगों को मुक्ति मिल जाती है। इसको फिर से ले जाया गया केप कोमेरीन द्वीप में शायद से, और वहां पे ले जाके इसको फांसी दे दी जाती है और उसके बाद से पूरा ये फ्रांस का जो भी क्रांति था समाप्त होता है। आगे लिखा है 1815 में वाटरलू की हार हुई, यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों